हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आप सबके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। अपनी जो MCQ टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अगले पार्ट में हम लोगों ने विद्युत धारा का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने वो पार्ट देखा होगा, वो वीडियो, और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत धारा। देखिए, एक मैं थोड़ा ये पिक लेके आया हूं, आपकी 10वीं की किताब के अंदर है ये चीज। होता क्या है कि कई बार प्रश्न आने कहीं से होते हैं, आ कहीं जाते हैं, आ कहीं से जाते हैं। मतलब ये है रे, मान लो अपने को ऑप्शन के अंदर दे दिया ये चीज, या आपने को पूछ लिया विद्युत सेल का, कि विद्युत सेल का अपन उसको निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, प्लग या कुंजी है उसको ऐसे निरूपित करते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक है उसको कैसे, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके एक तीर ऊपर खींच दी। ठीक है, या वापस ऐसे 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 करके एक तीर ऐसे बना दी, ये धारा नियंत्रक। वोल्ट मीटर है, ठीक है, अंदर वोल्ट लिख दो, इधर प्लस इधर माइनस। अमीटर है, ये चीज है। बल्ब है, ये चीज है। तो कुछ प्रतीक चिन्ह है, उनका बेसिकली सबको पता है, लेकिन मेनली ये जो है ना, ये बड़ा, ये धारा इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, और अगर किसी को नहीं भी पता है तो ये देख लेना एक बार, है ना। तो क्या है कि थोड़ा होता कुछ नहीं है, बट ये है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आती हुई चीज अपने से गलत हो जाती है, फिर दुख होता है। कर्मम कॉमेडी बोल जाए इन वास्त कहीं है। छोटी से छोटी चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का अपन चालू करते हैं अपना सेशन। ठीक है, पहला सवाल देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। इससे पहले अपन ओम का नियम वगैरह पढ़ चुके हैं ना, तो अभी ये नेक्स्ट पार्ट है। तार का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो देखो भाई, तार की लंबाई पे निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या इन दोनों पे निर्भर करता है। तो भाई लोगों को ध्यान रखना, तार का जो प्रतिरोध है ना, इन दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L, और जो प्रतिरोध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है A। तो इन दोनों को अपन सम्मिलित रूप से अगर लिखना चाहे तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और आप लोगों को पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब एक कांस्टेंट आता है रे, तो R बराबर KL अपॉन A। ठीक है, ये जो K दिखाई दे रहा है आपको, इस K को अपन प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, या इसी को अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसको अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस K को अपन इस प्रकार से रो से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? रो से। तो ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। ठीक है ना। अगर अपन को इसका मान पूछे, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध या क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया? लंबाई। इसका हो गया रे ओम इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका हो गया रे L का मीटर। एक कट गया। तो अगर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। किसका मात्रक रे? प्रतिरोधकता का मात्रक। किसका मात्रक? प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है अपने से, कि निम्न में से सही संबंध है। ठीक है, अभी बताया था आपको, R प्रोपोर्शनल टू L भी होता है, 1 अपॉन A भी होता है, ये भी होता है, और R बराबर KL अपॉन A। KL अपॉन A सब के सब होते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखो, विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? बताया अभी, क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ठीक है, 4 देखो, ये कह रहा है कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध पूछा ना अपने को, तो अपने को पता है कि प्रतिरोध क्या होता है? रो L अपॉन A। अब ये क्या कह रहा है? देखो, इकाई लंबाई यानी L का मान भी कितना रे? 1।
इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी ये कह रहा है ए का मान भी कितना है 1, धरो इसके अंदर मान, दोनों के मान एक एक धरो, r बराबर रो इंटू 1/1, यानी r बराबर क्या हो गया रे रो या के, मतलब इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है ना, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वही प्रतिरोध होता है। यानी अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा वही किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा है। अगर आ जाए एग्जाम में डायरेक्ट ये सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, नीचे आ गया प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होता है कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध। 5 नंबर देखो भाई, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है। तो अभी अपन ने देखा प्रतिरोधकता के बारे में कि लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, हमेशा 1, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी हमेशा कितना होगा 1। अगर ये कंडीशन है तो ही क्या आएगी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो ही उस प्रतिरोध को अपन क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका मतलब ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए भाई, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो किस पे निर्भर करेगा, चालक के पदार्थ पर। किस पे निर्भर करेगा, चालक के पदार्थ पर, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। किसी किसी में जो अपने सुचालक होते हैं उनमें तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कुछ अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनमें ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, या कुचालक, ठीक है ना। तो ताप पर भी डिपेंड करता है, पदार्थ पर डिपेंड करता है, जैसे एल्यूमिनियम का अलग है, गोल्ड का अलग है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना, कितने पे 1 2 3 4 ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये भी आपके कक्षा 10 की सारणी एक, देखो इसको, ठीक है, रेडी है, चलो। ये रे कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता दे रखी है, ठीक है। यहां तक तो आपके रे चालक ये वाले, ठीक है। फिर ये मिश्र धातु, और ये रे विद्युत रोधी यानी कुचालक। एक बात ध्यान रखना, जो मिश्र धातु होती है, ठीक है ना, उन मिश्र धातुओं के अंदर जैसे कि ये दे रखा है कांस्टेंट दे रखा, कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, तो गुण 50 × 10⁶, ठीक है ना। तो इनका जो प्रतिरोध होता है ना, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो इनके मूल अवयवों से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। जैसे कि ये मिश्र धातु है कांस्टेंट, ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता इन दोनों से ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवों से ज्यादा होती है, ठीक है भाई। देखो सिल्वर का प्रतिरोध कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁸, ठीक है। एक बार सरसरी नजरों से देख लेना, हो सकता है कि यहां से आपको कुछ पुट कर दे, जैसे कि सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है। ये नाइक्रोम, इसका थोड़ा देख लेना, ठीक है। एबोनाइट का देख लेना, समझ में आ गई चीज। कुछ एक है, 2 चीज भाई, यहां से नहीं पूछे तो यही पूछ लेगा कि ये कांस्टेंट क्या है मिश्र धातु में, इसमें कौन कौन सी धातुएं होती है, ठीक है। मैग्नीन में क्या होता है, नाइक्रोम में क्या होता है, समझ में आ गई चीज, ठीक है। फिर देखो ये कह रहा पारे का प्रतिरोध कितने ताप पर शून्य हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जब किसी पदार्थ को बहुत कम ताप पर उसको रखा जाता है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जो प्रतिरोध है वो एक का एक क्या हो जाता है, शून्य। प्रतिरोध शून्य हो गया रे बिल्कुल, मतलब अब धारा के प्रवाह में या धारा के मार्ग में कोई बाधा है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई बाधा है ही नहीं तो धारा निर्बाध रूप से चलेगी, बहुत ज्यादा चलेगी, यानी चालकता से भी ऊपर चली जाएगी। यानी जो पदार्थ चालक है वो अब क्या बन गया, चालकता से भी ऊपर, नहीं अति चालक बन गया, ठीक है ना। तो अति चालकों, ये पारा क्या है, एक अति चालक है, ठीक है ना। तो इस पारे का प्रतिरोध कितने ताप पर, तो 4.2 केल्विन। या ऐसा पूछ ले कि पारा कितने ताप पर, पारा कितने ताप पर अति चालकता दर्शाता है, पारा कितने ताप पर
अति चालकता दर्शाता है। तो ध्यान रखना 4.2। ठीक है। 7वां देखो भाई, निम्न को प्रतिरोधों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। कौन कौन है रे? एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है और सिल्वर है। ये 4 है। ये कह रहा है प्रतिरोध के घटते हुए क्रम, यानी सबसे ज्यादा किसका, फिर कम किसका, फिर कम किसका, फिर। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रतिरोध एल्यूमिनियम का घटते क्रम में लिखना है ना, फिर गोल्ड का, फिर कॉपर का, फिर सिल्वर का। सबसे ज्यादा किसका? एल्यूमिनियम का, फिर किसका? गोल्ड का, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। यानी सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है, सिल्वर सबसे अच्छा। उसके बाद में कौन है रे? कॉपर है। ज्यादातर जितने भी वायरिंग वगैरह जितने भी तार होते हैं तांबे से नहीं बनते क्या? सिल्वर से तो बना नहीं सकते ना। सिल्वर धातु है लेकिन महंगी है, चालक भी अच्छे लेकिन महंगे, इसको अपन इतना यूज में नहीं ले सकते। तो कॉपर जो है, तांबा जो, इससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए इसका यूज लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, 8वां सवाल देखो, मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध उनके अवयवी पदार्थों से क्या होता है रे? अभी मैंने बताया था मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध उनके अवयवी पदार्थों से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। अभी जस्ट बताया था क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना। नंबर देखो भाई, चालकता का मात्रक होता रहे। कल मैंने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अब बताओ रे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना। तो चालकता का क्या हो जाएगा रे? ओम इनवर्स नहीं होगा क्या? और इसी ओम इनवर्स को अपन कहते हैं रे महो। क्या कहते हैं? महो। क्या कहते हैं? महो। ठीक है। ये देखो, ताप बढ़ाने पर कुचालकों तथा अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? अभी बताया था मैंने, क्या होता है? कम। वैसे तो ताप बढ़ाने पर जो सामान्य पदार्थ होते हैं, जो चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जो कुचालक और अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ये ध्यान रखना, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इनका प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ाने पर घटेगा। ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। यह कह रहा है समान विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर किसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी? देखो, अगर तार की लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। और अगर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा। एक बात बताओ, अगर तार एक पतला है एक मोटा है, दोनों में से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका ज्यादा? मोटे वाले का। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब उसका जो सरफेस एरिया है सराउंडिंग का वो ज्यादा है। भाई एक तो तार है ऐसा, एक तार है ऐसा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका? इसका ज्यादा। तो अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम नहीं होगा क्या? और अगर प्रतिरोध कम हो गया तो धारा ऑटोमेटिक ज्यादा बहेगी कि नहीं बहेगी? तो किस में बहेगी रे? मोटे तार में। किस में बहेगी? मोटे तार में। दो सिरों के मध्य यदि विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा पर, भाई ओम जी का नियम क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। अब ये कह रहा है इसको आधा करूंगा तो ये भी तो आधी हो जाएगी। भाई दोनों क्या है? समानुपाती है ना एक दूसरे के। धारा और विभवांतर क्या है? समानुपाती है। तो अगर आप विभव को विभवांतर को आधा करोगे तो धारा भी क्या हो जाएगी रे? आधी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक चालक तार की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, L दे रखी है अपने को 10 मीटर, उसको काट कर आधा कर दिया रे, L/2 कर दिया 5 मीटर। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है, R प्रोपोर्शनल टू L। इसको आधा किया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना। कहां है? ये रहा। एक विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर,
ये कह रहा है विभवांतर कितना है 60, धारा कितनी ले रहा है 4 एंपियर। अब ये कह रहा है कि विभवांतर को कितना कर दिया 120, डबल हो गया ना, विभवांतर को कितना कर दिया 120, डबल हो गया। एक बात बताओ, विभव और धारा प्रोपोर्शनल होती है, अगर तुम इसको डबल करोगे तो धारा भी डबल होगी कि नहीं होगी, तो धारा कितनी हो जाएगी रे 4 से 8, सीधा सा। नहीं तो तुम लोग इसको सूत्र से भी कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, V प्रोपोर्शनल टू I, V 60 था तब धारा 4 थी, अब V 120 हो गया, डबल हो गया, तो धारा भी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 एंपियर। ये कह रहा है जी, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। अपन ने पढ़ा था R बराबर रो L अपॉन A, लंबाई भी L मोटाई भी L, R दे रखा है 4 ओम, कितना दे रखा है 4 ओम, ठीक है। उसके बाद अगर कहता है कि इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसके अंदर लंबाई हो गई रे L/2 और क्षेत्रफल हो गया 2a, तो ध्यान देना R2 इज इक्वल टू L/2 है तो रो L बटा 4a, ठीक है। अब देखो रे रो L अपॉन A का मान कितना है, रो L अपॉन A का मान कितना है 4, तो R2 बराबर इसका मान 4 है ना, इसका मान 4 है, नीचे भी क्या है 4 है, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया रे 1 ओम, मतलब ये A भी साथ में हो, इसको A कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है, कितना आ गया 1 ओम। समझ में आया, ठीक है, कुछ नहीं है, अपने फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं लगाया, ठीक है। 16 देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालकों में ध्यान रखना प्रतिरोधों के जो संयोजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है श्रेणी, ठीक है, और एक होता है समांतर। श्रेणी का मतलब एक के बाद एक, समांतर का मतलब इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो श्रेणी क्रम है, इस श्रेणी क्रम के अंदर सब जगह धारा क्या होगी रे समान, सब जगह धारा क्या होगी समान, जैसे 2 प्रतिरोध लगे हुए R1 R2, सब जगह धारा क्या होगी समान होगी, सब जगह धारा क्या होगी समान, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान क्या होगा अलग अलग, ध्यान रखना। यहां पर क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव का मान तो सेम होता है, लेकिन धारा का मान क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है, क्या हो जाता है अलग अलग, ठीक है। ये श्रेणी क्रम और क्या है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालकों में धारा समान, बिल्कुल समान, एक के बाद एक, विभवांतर अलग अलग, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है, ध्यान रखना, क्योंकि कोई 4 ओम का होगा तो कोई 10 ओम का होगा। समझ में आ गई भाई, जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ज्यादा धारा की खपत, उतना ज्यादा वोल्टेज खाएगा, ठीक है। और अगर मान लो विशुद्ध प्रतिरोध लगा दिया तो धारा वो आगे बहने ही नहीं देगा, खुद ही गर्म हो जाएगा। समझ में आई ना। तो विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, इनके अंदर क्या लगाए जाते हैं विशुद्ध प्रतिरोध लगाए जाते हैं। तो जितनी भी बैटरी जो ऊर्जा ट्रांसफर करता है या ऊर्जा खर्च करता है धारा प्रवाहित करने में, पूरी की पूरी एनर्जी हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे आएगा, फिर ये कह रहा आर इक्विवेलेंट, अगर मान लो 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम का बोल दिया और बोल रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा, सीधा सीधा जोड़ दो सबको, R1 R2 R3 R4, ये श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है। अगर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध पूछे, यानी कहीं पे भी श्रेणी क्रम लिखा हुआ है तुल्य प्रतिरोध पूछे, तो सबको साथ में एक साथ जोड़ दो, ठीक है। घरों में चालकों का संयोजन होता है समांतर क्रम में, किसमें होता है समांतर क्रम में। देखो उसका कारण है, अगर मान लो घर के अंदर ये इस प्रकार से संयोजन है श्रेणी क्रम के अंदर, अब श्रेणी क्रम के अंदर धारा सब में एक जैसी, मान लो अगर ये खराब हो गया तो पूरा का पूरा परिपथ इफेक्ट हो जाएगा, पूरे के पूरे परिपथ में धारा बंद हो जाएगी। भाई मान लो ये खराब हो गया तो यहां से परिपथ ब्रेक हो जाएगा, धारा सब में एक जैसी बह रही है, अब यहां से ब्रेक हो गया
तो ये आगे जा ही नहीं पाएगी। जैसे कि अपने घरों के ऊपर जो शादी ब्याह के अंदर जो लाइटें लगाते हैं वो किस में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। एक खराब हो जाए पूरी लट खराब हो जाए, समझ में आई ना चीज। तो घरों के अंदर कौन सा होता है, समांतर। अब समांतर क्रम का क्या फायदा, मान लो इतने 3 सर्किट बने हुए घर के अंदर, ये इस प्रकार से, ठीक है। कितने सर्किट बने हुए हैं, 3 सर्किट। अब इसके अंदर धारा I1 बह रही है, इसके अंदर I2 बह रही है, इसके अंदर I3 बह रही है। अब वोल्टेज समान है, यहां पे वोल्टेज क्या है, समान। कितना होता है, 220। सबके लिए वोल्टेज समान है, ठीक है। ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना। अगर मान लो ये खराब भी हो गया तो धारा यहां, भाई यहां से चल रही है, इस धारा का रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, इसका। मान लो ये खराब हो गया, यही बंद होगा, ये 2 बंद थोड़ी होंगे, ठीक है ना। इसलिए घरों के अंदर क्या होता है, समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन में सभी चालकों में धारा क्या होती है, अलग अलग। विभव क्या होता है, समान। और तुल्य प्रतिरोध रे बट्टा में लेकर आ जाओ, ठीक है। 1/R होता है, क्या होता है, 1/R, ठीक है। तो लास्ट में इसको उल्टा करना पड़ेगा। देखो भाई 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, ठीक है। 1 मिनट हो, एक मिनट हो, जस्ट ए मिनट। ओके, थैंक यू। चलिए अब ये कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी के अंदर है, इसका मतलब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपन इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। निकाल लो भाई, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सीधा सा 3, 4 और 5, कितना हो गया, 9, 9 3 12 ओम, ये आ गया भाई 12 ओम। इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। वी कितना है रे, 6 वोल्ट। तब परिपथ में धारा और सभी प्रतिरोधों के सिरों पर, अब देखिए अपने पास V आ गया, अपने पास R आ गया। सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। अपने को क्या निकालनी है, धारा I बराबर V बटा R। V कितना है रे, 6, R कितना है 12, यानी धारा का मान कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। ये तो ये काम हो गया, ठीक है। अब श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, धारा समान लेकिन विभव अलग अलग सबके सिरों पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं 3 ओम को। किसको पकड़ते हैं, 3 ओम को। धारा आ गई अपने पास, भाई धारा पूरे परिपथ में एक जैसी ही बहेगी। 3 ओम में उतनी बहेगी, 4 ओम में उतनी बहेगी, 5 में उतनी बहेगी, लेकिन वोल्टेज सब पे अलग अलग होगा। तो देखिए वापस V बराबर IR लगाओ। अब किस प्रतिरोध का अपने को वोल्टेज निकाला है, 3 ओम का। तो देखो V बराबर धारा कितनी है, 5। अब किसका निकालना है, 3 का। तो 5 3 15, यानी 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर, वापस से V बराबर IR। अब किसमें निकालना, 4 में। तो V बराबर धारा तो कितनी है, 0.5, निकालना किसमें, 4 में। कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 वोल्ट, ठीक है। नंबर तीसरा देखो, रे, वापस से V बराबर IR। अब किसमें निकालना है, 5 ओम के अंदर। तो V बराबर धारा तो 0.5, R कितना हो गया रे, 5 55 25, ठीक है, 2.5 वोल्ट। सब में आ गया। अब इन तीनों में जोड़ रहा है 2.5 और 1.5 कितने हो गए रे, 4 और 2 कितने हो गए, 6। बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है, 6। इसका मतलब सही है,
समझ में आ गई चीज? इस प्रकार से पूछ ले और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 3 जुड़े हुए, पूछ लिया 4 ओम के सिरों पर खत्म विभवांतर कितना होगा, तो पहले धारा निकालो, तुल्य प्रतिरोध निकाल के धारा निकाल दो, फिर जिसका पूछ रहा है उस प्रतिरोध के लिए ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है। एक परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले अपन यही काम करते हैं, ये लो 1/R इजिकल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस फ्लोर है 6 आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 1/R। ठीक है, 1/R बराबर 6 3 9 9 2 11 11/6, यानी R कितना आ गया रे 6/11। और लो देखो आगे, हाँ थोड़ा हरा भरा करते हैं। अब देखो, यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, वोल्टेज कितना रे 6 वोल्ट, तो कुल प्रतिरोध ये आ गया पहला का उत्तर। कुल धारा ये लो V बराबर IR, I बराबर V बटा R करना है, V कितना है 6/11 बटा में क्या है रे R, V बटा R करना है ना, V कितना है 6 बटा में R 6/11। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा 6 × 11/6, 6 6 कट कर I बराबर 11 एम्पियर L। अब मेरा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालो। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I1 कितना होगा रे V/R1, तो I1 देखो V कितना है 6, R1 कितना है रे 1, R1 कितना है, ये देखो ये R1 ये R2 ये R3, मैं R1 के लिए धारा निकाल रहा हूं तो कितनी आ गई रे 6 एम्पियर बराबर 6 एम्पियर। फिर देखो I2 बराबर V/R2, V कितना है भाई 6, R2 कितना है 2, कितनी आ गई रे 3 एम्पियर, कितनी आ गई 3 एम्पियर। ठीक है, फिर I3 देखो V/R3, V कितना है भाई 6, R3 कितना है रे 3, 3 दूनी 6, 6 3 9 9 2 11, कितनी एम्पियर आई रे 11 एम्पियर। ठीक है, देख लेना वापस से एक बार पॉज करके वगैरह, ठीक है, समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ये सवाल पूछ सकता है भाई, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये कह रहा है तुल्य प्रतिरोध बताओ रे, ये 2 सिरे दिए हुए आप लोगों, एक तो ये A है, ये दूसरा B है, इन दोनों के बीच में ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और अपने को कह रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो देखो रे, ये दोनों है ना, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, क्रम वाइज नहीं जुड़े हुए क्या, तो ये दोनों श्रेणी में हो गए। तो श्रेणी में क्या होता है, सबसे पहले निकालो R इन दोनों के लिए, 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम। अब इन दोनों का मान कितना हो गया 4, तो इसको एक ऐसे बना दो। फिर दूसरा कौन सा है, ये 2 ओम है, ये A और B, ये 4 ओम। अब ये दोनों किस में आ गए, समांतर में आ गए। लगाओ समांतर का फॉर्मूला, 1/4 1/2 4, एलसीएम आया 1 2 3/4, तो R आ गया रे 4/3। समझ में आ गई चीज इस प्रकार से। ठीक है, अगला देखो, ये भी देखो, ये बीच में 2 पॉइंट लगे हुए हैं, इसके ऊपर 2 इसके नीचे 2, तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी के अंदर, तो 2 और 2 कितना होगा रे 4, ये किस में हो गए, ये भी श्रेणी में, तो 2 और 2 4। अब दोनों किस में आ गए, समांतर में। ठीक है, ये दोनों श्रेणी में है, ये इस प्रकार से, तो ये 4 ओम हो गया। फिर ये भी किस में है, श्रेणी में, तो ये भी 4 ओम हो गया। ये बिंदु A, ये बिंदु B, अब दोनों किस में हो गए, समांतर में। 1/4 + 1/4, 4 का 4, 1 + 1 2, 2/4, करो उल्टा 4/2 बराबर कितना आ गया रे 2 ओम। ध्यान रखना, ये ऐसा होता है ना, ऐसे ही
इसको लास्ट में उल्टा करना है, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्ट कर दो आप लोग 2/4, यानी 1/2 मत करना। प्रतिरोध समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालते समय अंत में उसको उल्टा करना जरूरी है, नहीं तो तुम उल्टे हो जाओगे। 23 देखो, फिर से वही चीज, एधोनिकी में श्रेणी में 4 ओम, ये दोनों किस में, श्रेणी में 4 ओम। अब किस में हो गए, समांतर में, तो कितना हो गया रे, 2 ओम। अभी करा था जस्ट पीछे, सिर्फ चित्र अलग है, बाकी सब सेम है। इसको देखो, ये तीनों किस में दिखाई दे रहे रे, समांतर में नहीं दे रहे क्या, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। नीचे एलसीएम कितना है रे, 3 1 1 1 कितना हो गया, 3/3, यानी कितना हो गया इसका पूरे का मान 1, बीचे 1 डिओडर है, और इसका भी, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब 3 प्रतिरोध बन गए वापस। इन तीनों को मिला के 1 ओम, बीच में 1 ओम, और इन तीनों को मिला के 1 ओम। ये किस में आ गए भाई, श्रेणी क्रम में आ गए, तो 1 1 कितना हो गए, 3 ओम। कितने हो गए, 3 ओम, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है निम्न में से सत्य कथन है, H बराबर VIT, H बराबर I²RT, A और B दोनों। देखो होता क्या है कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है या जो उष्मीय प्रभाव है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि प्रतिरोध का मान ज्यादा है, यदि प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो T समय में Q आवेश को प्रवाहित करने पर जो कार्य किया जाता है, V क्या होता है, W/Q, तो जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, V × Q। अब Q का मान कितना होता है आप लोगों को पता है, Q का मान कितना है, I × T, तो W बराबर क्या हो गया, VIT। ये क्या है रे, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। और अभी क्या है कि जो परिपथ के अंदर है वो प्रतिरोध ज्यादा है, तो जो बैटरी काम करेगी उस काम में बाधा आ रही है, यानी धारा के मार्ग में बाधा आ रही है, तो धीरे धीरे चालक गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा। तो ये जो बैटरी काम करी है ना, यही किस में बदलेगी रे, उष्मा ऊर्जा के अंदर, यानी H बराबर क्या आ गया रे, VIT। अब अपने को पता है चूंकि V बराबर क्या होता है, IR, इस IR को यहां धरो, ठीक है, तो क्या बनेगा, I²RT, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सही है रे। यहां से आप लोगों को देखो टाइम, धारा, वोल्ट देकर उष्मा पूछ सकते हैं, या आप लोगों को उष्मा, वोल्ट और धारा देकर टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वोल्टेज नहीं देके धारा, प्रतिरोध और टाइम देके हीट पूछ सकते हैं, या हीट, धारा और टाइम देके प्रतिरोध पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के अंतर्गत है ये, ठीक है। जूल के तापन नियम कहते हैं इनको, 3 नियम है जूल के तापन नियम में, ठीक है। H प्रोपोर्शनल टू I², H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ये 3 नियम है जूल के। H प्रोपोर्शनल टू I², यानी किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा उस चालक में उत्पन्न उष्मा के क्या होती है, समानुपाती, उसका वर्ग। फिर H प्रोपोर्शनल टू R, प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उष्मा उतनी बढ़ेगी। फिर H प्रोपोर्शनल टू T, यानी किसी चालक में उत्पन्न उष्मा उस चालक में प्रवाहित धारा के समय के भी समानुपाती, यानी जितने लंबे समय तक करंट पास होगी उतनी ही क्या बढ़ेगी, हीट। भाई सीधी सी बात है, कोई पंखा पिछले 6 घंटे से चल रहा है तो गर्म होगा कि नहीं होगा, तो टाइम पे भी हीट डिपेंड करेगी। ये तीनों क्या कहलाते हैं, जूल के तापन नियम, ठीक है। फिर देखो आगे, जूल के तापन नियम में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। एक अश्व शक्ति कितनी होती है, 746 वाट, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक को अपन यूनिट नहीं कहते क्या, ठीक है, क्या होती है, किलोवाट घंटा। मीटर के अंदर देखना kWh लिखा हुआ आता है, मीटर के अंदर जब रीडिंग आती है तो कभी ध्यान से देखना, वहां kWh बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यानी वो यूनिट है, विद्युत ऊर्जा है रे। क्या है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखना। 1 किलोवाट बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। दोनों ही सही है रे, डेटा याद रखना। 1 किलोवाट घंटा, मतलब अगर ये नहीं देके सीधा पूछ ले 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं,
तो 36 इंटू 10 की घात 5 जूल या 3.6 इंटू घात 10 की घात 6 जूल। मतलब कुल मिला के जो बैटरी काम करती है भाई, बैटरी परिपथ में धारा प्रवाहित करेगी, उसी प्रकार से जो बिजली घर होते हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी वाया जो वायर होते हैं उनके थ्रू अपने घर तक पहुंचती है। तो हम उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, समझ में आ रही है ना चीज, उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कौन भेज रहा है, तो वहां पर भी तो कोई प्लांट लगा हुआ होगा, वो कार्य करेगा, वो कार्य करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो उस ऊर्जा खर्च कर रहा है तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो उसके पैसे अपन से गवर्नमेंट लेती है, किसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से या किलोवाट घंटा के हिसाब से। निम्न में से सत्य कथन बताओ रे। चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT, बिल्कुल सही है। विद्युत शक्ति प्रति सेकंड या इकाई समय में किया गया कार्य, भाई विद्युत शक्ति क्या है, इकाई समय में किया गया कार्य। ताकत क्या होगी रे, ताकत क्या होगी, मैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना ज्यादा काम कर सकता हूं। भाई 2 जनों को बोल दिया तू अटक खाटो खोद, तू अटक खोद, ठीक है। इसने 1 घंटे में 10 फीट खोदा रे और इसने 1 घंटे में 5 फीट ही खोदा, किसकी ताकत ज्यादा, इसकी। यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति। फिर ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, शक्ति इंटू टाइम, ऊर्जा क्या है, शक्ति इंटू टाइम, ठीक है। 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे 1 महीने तक चलते रहे। 100 वाट के 2 बल्ब 8 घंटे और 1 महीने तक चलते हैं, तो 1 माह में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, कुछ नहीं करना रहे। अगर ऐसा सवाल आ जाए ना तो जको जको चीजें जोड़ी सबने गुणा करने, हजारों दे दो भाग, 1 2 3 1 2 3 8 या 24 इंटू 2 बराबर कितनी हो गए, 48 यूनिट। कितनी यूनिट, 48 यूनिट, ठीक है। किसी धातु पर विद्युत लेपन के लिए उस धातु का उपयोग करेंगे। मतलब अगर आप लोग विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोड के द्वारा, भाई विद्युत लेपन अगर किसी पे करना है, किसी भी धातु पे, तो वहां पर अपन इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो जिस धातु पर विद्युत लेपन किया जाना है उसको अपन एज ए कैथोड काम में लेंगे। ध्यान रखना, जिस धातु पर यह है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत लेपन, तो जिस धातु पर विद्युत लेपन करना है उसको एज ए कैथोड लेंगे। किसके रूप में लेंगे, कैथोड के रूप में, ठीक है। किसी वस्तु में छिपे बैटरी के धन टर्मिनल का पता किससे लगाया जाता है, किसी धन टर्मिनल का पता तापीय प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से। तो किससे रे, रासायनिक प्रभाव से। जैसे कि कोई आलू कटा हुआ है, उसके अंदर 2 टर्मिनल डाल दिए तुम लोगों ने इस प्रकार से, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब इसके अंदर अगर तुम करंट पास करोगे तो जो धन टर्मिनल है उस पे एक धब्बा बन जाएगा रे, हरा या नीला। यानी जब हरा और नीला धब्बा बनेगा तो वो किसकी पहचान है, धन टर्मिनल की, यानी वहां पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो गुप्त बैटरियों के बारे में पता लगाने के लिए किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी कि नहीं होगी। तो देख लेना, ध्यान रखना कि जब भी किसी तार के अंदर करंट प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। समझ में आई ना चीज, यानी वो तार जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है ना। इतना नहीं होता लेकिन फिर भी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसका पता कैसे लगेगा, उसका पता लगेगा कि कोई चुंबकीय सुई उस तार के समीप ले जाके रखते हैं तो वो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता रहे, या तो इधर घूमेगी या इधर घूमेगी। इसका मतलब वहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का पता कैसे लगाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से। काल्पनिक कुछ ऐसी अदृश्य रेखाएं होती है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो विक्षेपित होगी, ठीक है। और ये चुंबकीय सुई धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा ऐसी है तो मान लो एक बार ऐसे विक्षेपित हुई, अगर धारा की दिशा विपरीत कर दी तो इस बार चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी, यह भी ध्यान रखना। हाँ भाई, यह है चुंबक, चुंबक से ये निकली है चुंबकीय बल रेखाएं। हमेशा ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में घुसती है।
नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में घुसती है कौन? चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर। जो ध्रुव होते हैं चुंबक के, जो चुंबक के ध्रुव बने हुए होते हैं, उन ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? ज्यादा, जबकि यहां पर बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कम। कारण क्या? क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? ज्यादा, और ऐसे जाते जाते ये चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटती जाती है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? ज्यादा, जबकि बीच में क्या होता है? कम होता है। समझ में आएगी चीज? और अगर पूछे चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तो N से S, N से S, और अंदर अगर पूछे तो S से N। ये भी ध्यान रखना, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा तो S से N है, बाकी तो N से S होता ही है। ठीक है। फिर अरे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगर किसी कुंडली और चुंबक के बीच में, अगर किसी कुंडली और चुंबक के बीच में गति करवाते हैं, मान लो ये कुंडली रखी हुई है इस प्रकार से और ये चुंबक रखी हुई है, अगर मैं इस चुंबक को ऐसे ऐसे कंटिन्यू गति करवा रहा हूं, ठीक है, तो उस गति की वजह से इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और ये जो कार्य हुआ, ये जो प्रोसेसिंग हुई, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक की गति की प्रेरणा की वजह से कुंडली में धारा उत्पन्न हो गई, इसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका उदाहरण है जनित्र। जनित्र के अंदर सापेक्षिक गति की वजह से ही क्या उत्पन्न होती है? धारा। फिर है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को अपन चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर होता है। ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या दुर्बलता का द्योतक है या उसको प्रदर्शित करता है। मतलब अगर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र प्रबल, और चुंबकीय फ्लक्स कम तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल। कारण क्या? ये किस चीज को बता रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। अभी मैंने बताया था कि जो इस ध्रुव के पास में है वो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा है, ऐसे निकल रही है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। ठीक है ना, यानी जितनी ज्यादा बल रेखाएं उतना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स और उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। ये आपका हो गया है विद्युत धारा का पार्ट 2। ठीक है, खत्म। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक की। ठीक है, तो कार्बन और उसका यौगिक जब खत्म हो जाएगा तब केमिस्ट्री के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। यानी ये जो केमिस्ट्री का टॉपिक है कार्बन और यौगिक, जिसके एमसीक्यू अपन करेंगे, वो लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद बायो के और फिजिक्स के बचेंगे, वो भी अपन खत्म कर देंगे आराम से 7-8 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि एक ही क्लास के अंदर अपन पूरा का पूरा नहीं भर सकते। 1-1.5 घंटे की क्लास में फिर क्या बोरिंग हो जाती है। आप लोग भी इतना ध्यान नहीं देते हो। अगर 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लास होता आप भी कहते हो नहीं यार छोटी है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, तो काम की चीजें हैं और क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, तो एक पार्ट में खत्म नहीं कर सकते, इसलिए अपन 1 या 2 पार्ट कर सकते हैं, इसलिए 2-4 दिन और लग सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पता ही है, शेयर करते रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नॉट सब्सक्राइबर है वो ज्यादा देख रहे हैं और सब्सक्राइब वाले कम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोगों, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।